हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एसके क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी अपने एग्ज़ाम के तैयारी में अच्छे से लगे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है जी। और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या तैयारी, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी भी आपके पास बहुत अच्छा समय है, अच्छा समय बचा है, तो इनका आप अच्छे से उपयोग करें। जितना आपके पास पीवाईक्यू हो सकता है आरआरबी ग्रुप डी का, उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पता चलता है, ठीक है जी। तो आप उस टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर कर सकते हैं बचे हुए समय में, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो अभी तक जिसने पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं की है, तो उन सभी के लिए हम डेली एक क्लास लेके आते हैं पीवाईक्यू की। तो आप हमारी इस क्लास में, इस चैनल पे आप अपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका पीवाईक्यू से हम डेली लेके आते हैं और करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण होता है, मतलब किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरित होती है, किस समय, तो बादलों के गरजने के समय। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गतिक ऊर्जा, ठीक है जी। गतिज ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो जाता है, तो प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में इसका रूपांतरण हो जाता है, ठीक है, रूपांतरित हो जाती है, ठीक है जी। तो कौन सी ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा, ठीक है। किसमें रूपांतरित हो जाती है, तो प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में। तो सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग क्या है, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है कि इसका उपयोग माँ के गर्भ के अंदर भूषण के विकास की देख रेख के लिए किया जाता है, ठीक है जी। तो माँ के गर्भ में बच्चा कैसा है कैसा नहीं, इसके देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट डैश को कम करने में सहायक होता है। तो हेलमेट जो होता है, मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो रही है, तो हेलमेट किस लिए सहायक होता है, तो वो होता है आपके आवेग को कम करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि हेलमेट आवेग को कम करने में सहायक होता है, ठीक है जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली इस पर, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, इस पर डेली आपको एक पीवाईक्यू वीडियो मिले करेगी। और पीवाईक्यू के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों को लेके आएंगे जिसमें से हमेशा रेलवे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है जी। तो आपको वो टॉपिक भी करा देंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एग्जाम की अपने मतलब प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक उसकी डैश में निरंतर परिवर्तन, मतलब निरंतर क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो वो क्या है, तो वो आपकी चाल है, ठीक है जी। जब किसी असंतुलित बल होता है तो उसके पिंड पर क्या होता है, निरंतर परिवर्तित किसके कारण होता है, तो चाल के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, चाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पन्न के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सौर ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होती है तो उस समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है, तो वो होती है आपकी नाभिकीय संकलन, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, यह क्रिया चलती रहती है, मतलब संपन्न होती रहती है, किस समय, तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय, ठीक है जी। सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय नाभिकीय संकलन होता रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम नंबर होते हैं, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो यह आपके एक संख्यात्मक नंबर होते हैं, ठीक है जी। क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो संख्यात्मक नंबर होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, संख्यात्मक नंबर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, डैश कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब कार्बन गुणधर्म बनाता है, एक दूसरे से जुड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है श्रृंखलन, ठीक है जी। जब एक दूसरे से जुड़ते हैं अणु
तो वो क्या कहलाते हैं? तो श्रृंखलन कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखलन। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर डैश के प्रकार हैं। तो ये दोनों किसके प्रकार हैं? तो ये आपके परमाणु रिएक्टर के प्रकार हैं। ठीक है जी, क्वथन जल रिएक्टर और दाब जल रिएक्टर किसके प्रकार है? तो परमाणु रिएक्टर के प्रकार है। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को डैश कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बैटरी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, बैटरी। दो या दो से अधिक सेल संयोजक बैटरी। अगला क्वेश्चन है आपका कि थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? दुनिया में सबसे पहली थर्मल बैटरी कहाँ बनाया गया था? तो ये आपके बनाया गया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन सी भारतीय नेता, मतलब कौन सा भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के रूप में भी जाना जाता है? कहने का तात्पर्य यह है कि वो कौन सा लोकप्रिय नेता है जिसे पंजाब केसरी के रूप में भी जाना जाता था? तो वो आपके नेता थे लाला लाजपत राय। ठीक है, सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, पंजाब केसरी के रूप में लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1931 में भारत की नई दिल्ली राजधानी के रूप में वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो वायसराय का नाम क्या था जिसने नई दिल्ली का उद्घाटन किया था? तो वो थे आपके लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन ने क्या किया था? तो 1931 में नई दिल्ली के रूप में उद्घाटन किया था नई राजधानी का। ठीक है, एक दिल्ली थी जो किया गया था 1812 में घोषणा 1912 में क्या किया था? कलकत्ता से मतलब दिल्ली में शिफ्ट किया गया था राजधानी को। ठीक है, लेकिन ये 1931 की बात हो रही है और ये नई दिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, नई दिल्ली। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो किस अधिनियम द्वारा क्या प्रारंभ की थी? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो ये प्रदान की थी, देखिए किस अधिनियम? इस अधिनियम का नाम था भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, पहले तो नाम आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, और यह हुआ था आपके 1892 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1892 भारतीय परिषद अधिनियम। इसका नाम पूरा क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसमें कई सुधार शामिल थे, निम्न में किस रिपोर्ट सुधार के आधार पर पारित किया गया था? मतलब किस रिपोर्ट और सुधार के आधार पर पारित किया गया था? तो यह था आपका मैंटेस्क्यू चैमफोर्ड सुधार। इसके आधार पर क्या पारित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस सुधार पर पारित किया गया था? तो मैंटेस्क्यू चैमफोर्ड सुधार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नगर निगम की स्थापना की सबसे पहली बात की जाए तो देखिए ये क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसका सही उत्तर 1729 है। ठीक है जी, लेकिन इससे पहले सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना हुई थी ये आपकी हुई थी 1688 में। ये नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है पूछा भी गया है। ठीक है, 1688 में सबसे पहले जो नगर निगम की स्थापना हुई थी वो 1688 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो ये आपके मद्रास में हुई थी। ठीक है जी,
मद्रास में। ये दोनों आपको नोट करना है। सबसे पहली नगर निगम की स्थापना 1688 में हुई थी और मद्रास में हुई थी। यहाँ पे कलकत्ता की बात हो रही है और एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम, तो ये 1726 में हुई थी। ठीक है, तो कलकत्ता में 1726 में हुई थी, शाही चार्टर नगर निगम द्वारा की स्थापना 1726 में हुई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? 1726 सबसे पहला, तो 1688 मद्रास। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस रूप में जाना जाता है? तो यह आपको जाना जाता है चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपको ऑप्शन नंबर ए, चार्टर अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1913 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कहने का मतलब है कि वो कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिनियम था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। तो वो था आपका विनिमय अधिनियम 1773। ये कहाँ पे पारित हुआ था? तो ये ब्रिटिश संसद में पारित हुआ था और इसमें क्या बताया गया था? तो ब्रिटिश कंपनी की शक्तियां और जिम्मेदारियां। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसमें से ब्रिटिश आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला यहीं से बन जाएगा कि ब्रिटिश संसद में पारित बिल कौन सा था? तो वो था विनिमय अधिनियम 1773। और इसमें क्या बताया गया था? तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया था। ठीक है जी, तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है और तीसरा तो ये है ही। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तीनों आपको बता दिया। सबसे पहला बिल कौन था जो इस ब्रिटिश संसद में पारित हुआ? तो विनिमय अधिनियम 1973, सॉरी 1900 कह रहा हूँ, 1773। वो कौन सा अधिनियम था जिसमें शक्तियां और जिम्मेदारियों को बताया गया था? किसके? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा वन कौन से प्रकार के पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको वीवीआई कर लेना है कि भारत में सबसे ज्यादा वन कौन से पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन। जो इसका पिछला क्वेश्चन था वो भी 2022 लेटेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में नष्ट हुए साल वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि वो कौन सा राज्य सरकार थी जिसने साल के वृक्षों को पुनर्जीवन करने में विफलता स्वीकार की थी? तो वो थी आपकी पश्चिम बंगाल। ठीक है जी, इसने अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था। किसके? तो साल के वृक्ष को पुनर्जीवित करने में नाकामी मिली थी, तो वो थी आपकी पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 0% वृक्ष क्षेत्र हैं? तो 0% वृक्ष क्षेत्र कहाँ है? तो वो है आपके लक्षद्वीप में। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप। और एक तथ्य और है इसका कि लक्षद्वीप 0% होने के बावजूद भी ये 85% किससे घिरा हुआ है? तो वनों से घिरा हुआ है। ठीक है जी, आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसमें से कि लक्षद्वीप कितने प्रतिशत वनों से घिरा हुआ है? तो 85% वनों से घिरा हुआ है। लेकिन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये 0% है। ठीक है जी, भारत के दृष्टि में लक्षद्वीप में कितने प्रतिशत वन है? तो 0%। लेकिन सिर्फ लक्षद्वीप की बात की जाए तो ये 85% सिर्फ वनों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निजी व्यक्तियों और समुदाय के अधीन वन क्षेत्रों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है जो निजी व्यक्तियों और समुदाय के
अधीन जो वृक्ष होते हैं, वन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अवर्गीकृत वन। ठीक है जी, अवर्गीकृत वन होते हैं जो व्यक्तियों और समुदाय के अधीन होते हैं। ठीक है जी, अवर्गीकृत वन। तो इसका सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं? कहने का तात्पर्य है कि कई प्रकार के जो वृक्ष हैं वो पुराने पत्तों को क्यों गिरा देते हैं? क्योंकि उनकी कोशिकाएं अवशिष्ट पदार्थों से भर जाती है, इसलिए वो क्या करते हैं? तो पुराने वृक्षों के पत्तों को गिरा देते हैं, क्योंकि उनकी कोशिकाओं में क्या भर जाता है? तो अवशिष्ट पदार्थ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे आप सभी कि पुराने पत्ते क्यों गिरा देती है वृक्ष? क्योंकि उनके कोशिकाओं में क्या भर जाता है? अवशिष्ट पदार्थ भर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केवड़ा जो मिट्टी या गाद एक प्रकार का होता है, किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो किस भारतीय राज्य में पाई जाती है केवड़ा? तो ये आपका पाया जाता है जम्मू और कश्मीर में। ठीक है जी, जो एक प्रकार का क्या होता है? मिट्टी और गाद होता है। ठीक है, तो केवड़ा जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से डैश में पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है आपके कर्नाटका में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर डी कि लेटराइट मिट्टी कर्नाटका में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और है कर्नाटका से संबंधित जो हमने पिछली क्लास में की थी कि कर्नाटका सबसे अग्रणी उत्पादन किस चीज़ का करता है? तो वो करता है आपके कॉफ़ी का। ठीक है जी, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो आपके कर्नाटका करता है। ठीक है, एक चीज़ और क्वेश्चन था कि केरल सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन करता है? जो आपके केरल है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन करता है? तो ये आपका उत्पादन करता है रबड़ का। ठीक है जी, रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल करता है और कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटका करता है। ठीक है, और कर्नाटका में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी। ठीक है जी, आपको पता चल गया कर्नाटक में सबसे ज़्यादा खेती किसकी मतलब उत्पादन करता है? सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का, और यहाँ पे लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानी इलाकों में डैश मिट्टियाँ होती हैं। तो गंगा के इलाकी मैदानों में कौन सी मिट्टियाँ होती है? कछारी मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है जी, और गंगा से जुड़ा एक और क्वेश्चन बनता है कि गंगा सबसे ज़्यादा क्या है? तो उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? खादर, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है जी, ठीक है जी, जलोढ़ मिट्टी किस कहाँ पाई जाती है? तो ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? गंगा के क्षेत्रों में। गंगा के जो गंगा नदी है उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है जी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इलाकों के पास, गंगा के मैदानी इलाकों के पास कछारी। ठीक है, इसी को उपजाऊ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी को डैश मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को किस और रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है रेंगूर। ठीक है जी, रेंगूर के रूप में भी काली मिट्टी को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, 2018 में। तो इस बार आने की इसकी पूरी संभावना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर का ही हैं, लेकिन मिट्टी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, खास तौर पर काली मिट्टी से। ठीक है, तो काली मिट्टी रेंगूर का मतलब रेंगूर को ही काली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है कि लाल और पीली मिट्टी डैश और डैश के कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जाती है। कहने का तात्पर्य है कि काली और लाल और पीली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके पाई जाती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में। ठीक है जी, ये दोनों ही मिट्टियाँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। तो वो आपका कौन सा है? एक उड़ीसा है और दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है जी, तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि लाल मिट्टी पीली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उड़ीसा में पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डेली PYQ प्रैक्टिस करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि डेली इस पर आपको PYQ वीडियो मिलेगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डेली आपके लिए PYQ लेके आएंगे और आपको कराएंगे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपको करना है तो उसके बारे में भी हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम उस स्पेशल टॉपिक को भी आप सभी के लिए लेके आ जाएंगे, जिसका
आपको फुल टू फुल उसको कम्प्लीटली कवर करा देंगे थ्योरी के साथ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए PYQ वीडियो के साथ, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।